एवरीवन। आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को पढ़ेंगे। बट हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो हैं सभी रीजन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। कुछ रीजन्स जो हैं वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ रीजन्स जो हैं वो रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट हैं, बट कुछ रीजन्स जो हैं वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मिनरल रिसोर्सेज और कोल डिपॉजिट्स में रिच हैं। वैसे ही हमने अरुणाचल प्रदेश देखा था, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज जो हैं बहुत अच्छे खासे हैं, बट उधर पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वैसे ही राजस्थान को अगर देखेंगे तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट वहीं पे वाटर रिसोर्सेज बहुत कम हैं। लद्दाख में सिमिलरली कल्चरल हेरिटेज बहुत मतलब डाइवर्स कल्चर है वहाँ पे, बट वहाँ पे पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है और काफ़ी मिनरल्स की भी कमी है। अब हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इंडिया में और किसी भी रीजन में, राइट। अब हम रिसोर्स प्लानिंग को देखेंगे इंडिया की, कि इंडिया में हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी कैसे है और कैसे होती है। सो रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इस रीजन में या फिर किसी भी रीजन में कौन से रिसोर्सेज कितने अमाउंट में हैं, और फिर हम उन रिसोर्सेज की लिस्ट बनाते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं, राइट। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, इसमें हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है सर्वेइंग। सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी एरिया को स्टडी करते हैं। जिस भी एरिया में हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, उस एरिया की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम मैपिंग करते हैं। मैपिंग में क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को लोकेट करते हैं कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से एरिया में लोकेटेड है, कौन से रीजन में लोकेटेड है। देन क्वांटिटी और क्वालिटी, कि कितने अमाउंट में वो रिसोर्स प्रेजेंट है और उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। अब ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं, उसके बाद बनाया जाता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, हम लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमने क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, हमने कौन से स्किल्स का यूज़ करना है। उसके बाद कि जो भी रिसोर्सेज निकलेंगे उनको हमें कहीं रखना भी पड़ेगा, तो इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाता है और जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। थर्ड स्टेप होती है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि जो भी रिसोर्सेज निकले हैं, जो भी रिसोर्सेज डेवलप हुए हैं, जो भी हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया है, उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना, ठीक है। अब देखो, किसी भी जगह को अगर डेवलप करना है तो वहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी जगह पे रिसोर्स अच्छा खासा है बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो डेवलपमेंट में हिंडरेंस आती है, ठीक है। मतलब आपके पास कोई रीजन है, उस जगह पे रिसोर्सेज तो अच्छे खासे हैं बट उन रिसोर्सेज को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, और उन रिसोर्सेज को रखने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी। क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट होगी कैसे, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है रिसोर्सेज को निकालने के लिए, तो डेवलप होंगे कैसे। कंट्री की डेवलपमेंट तब होती है जब रिसोर्सेज जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हों, अफोर्डेबल हों और वो कंट्री के काम आए। देन फिर हमने देखा, अगर आप इंडिया का केस लेंगे तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया पे रूल क्यों किया और इंडिया वो आए क्यों।
ब्रिटिशर्स का इंडिया आने के पीछे का रीज़न था क्योंकि इंडिया रिसोर्स रिच था, ठीक है। इन रिसोर्सेज के चक्कर में ही ब्रिटिशर्स इंडिया आए और इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। तो रिसोर्सेज जो हैं वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, देखो रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे सर्वाइवल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट कंट्री की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन रिसोर्सेज को इरैशनली यूज़ करना शुरू करेंगे, इन रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होंगी। अगर हमें इन प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, तो हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा, राइट। अब महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इसमें यह बताया गया है, स्टेटमेंट में महात्मा गांधी बोलना चाहते हैं कि रिसोर्सेज तो इतने हैं कि हम सभी का उनसे गुजारा हो सकता है, मतलब लोगों के लिए रिसोर्सेज इनफ हैं, बट लोगों का लालच ही इतना है, लोगों में लालच ही इतना है कि लोग चाहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट में उन सभी को बस हम ही यूज़ करें, जिसकी वजह से रिसोर्सेज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं, राइट। और लोगों के अंदर इतना ग्रीड है कि वो उन्हें अगर ज़रूरत नहीं भी है किसी रिसोर्स की, वो उसको फिर भी यूज़ कर रहे हैं कि कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ ना कर ले, ठीक है। कि लालच कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अगर किसी को 10 रुपये मिलेंगे तो वो उसकी इच्छा होगी कि मुझे 100 रुपये मिले, जब उसे 100 रुपये मिलेंगे तो उसकी इच्छा होगी मुझे 1000 रुपये मिले, जब उसको 1000 रुपये मिलेंगे तो उसकी इच्छा होगी मुझे लाख रुपये मिले, जब उसको लाख रुपए मिलेंगे तो वो बोलेगा मुझे करोड़ों रुपए मिले। तो इंसान की इच्छा जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तभी बोला जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो हम सभी की नीड के लिए इनफ हैं अर्थ पे, बट लोगों की ग्रीड के लिए इनफ नहीं है।